गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम लेके आए हैं आपके लिए BSOC 132 भारतीय समाजशास्त्र की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे इकाई 5 यानी कि वर्ग की। बाकी जो इकाइयाँ थी 4 वो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कंप्लीट कर दी है। सो आज हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जो इस इकाई की रूपरेखा हम देख लेते हैं। इसमें जो हमारा पहला रहेगा वो रहेगा हमारा इसका उद्देश्य, कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या रहेगा इसके बारे में। तो हमारा बेसिकली लक्ष्य रहेगा कि हम इसके उद्देश्य की पूर्ति करें, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर इसकी प्रस्तावना, इसमें कितने भाग है, किस भाग में क्या दिया हुआ है, फिर भारत में सामाजिक वर्ग की बात करेंगे, फिर भारत में जो वर्ग निर्माण है उसमें अंग्रेजी योगदान की बात करेंगे, फिर कृषि व्यवस्था में परिवर्तन की बात करेंगे, फिर रेल एवं उद्यम की बात करेंगे, फिर रेलवे का विकास तथा उद्योग की बात करेंगे, फिर राज्य तथा प्रशासनिक प्रणाली की बात हम यहाँ पर करेंगे। फिर हम बात करेंगे सामाजिक वर्गों की असमान वृद्धि, फिर ग्रामीणों में भारतीय समाज वर्ग की ग्रामीण भारत में कौन कौन से सामाजिक वर्ग पाए जाते हैं, फिर नगरों में सामाजिक वर्ग की बात करेंगे। इस तरह से हम अपना जो ये लेक्चर है वो कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर कोई भी टॉपिक हमें आसानी से समझ में आ जाता है तो उसको लिखने में हमें कोई भी परेशानी एग्जाम में नहीं होती। तो हमारा जो काम रहेगा वो आपको सरल भाषा में समझाना रहेगा। हम आपको जो ये लेक्चर है वो सरल भाषा में समझाएंगे ताकि आपकी समझ विकसित हो और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो आइए पहले हम इसके देख लेते हैं उद्देश्य, कि हमारे उद्देश्य क्या रहेंगे। तो इस इकाई को पढ़ने के बाद हम यह जान पाएंगे कि भारत में सामाजिक वर्गों की जो अवधारणा है उसकी परिभाषा क्या रहेगी। तो सबसे पहले जो सामाजिक वर्गों की बात की हुई है उसकी अवधारणा की परिभाषा क्या रहेगी, उसके आधार क्या हैं, वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे। फिर भारत में जो वर्ग निर्माण है, जो कैटेगराइजेशन हुआ है, उसमें ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश सरकार का प्रभाव क्या रहा है, सकारात्मक रहा है, नकारात्मक रहा है, उसने कैसे कि भारतीय सामाजिक वर्गों को प्रभावित किया है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत में सामाजिक वर्ग के असमान वृद्धि के कारण एवं विश्लेषण। सामाजिक वर्ग में एक असमान वृद्धि हुई है, जो अगर एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो मान लो एक आदमी है जो गरीब है वो गरीब ही हो गया, एक आदमी जो अमीर है वो अमीर हो गया, उसको इतने संसाधन प्राप्त हो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको संसाधनों से वंचित रहना पड़ा और जो उन अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत गहरी खाई बन गई। फिर उसके बाद बात करेंगे भारत में ग्रामीण वर्ग तथा नगरीय वर्ग। फिर हम तुलना करेंगे किस किस की, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की और उनमें निवास करने वाले वर्ग, और नगरीय क्षेत्र में यानी कि नगरीय वर्ग की। प्रस्तावना की बात करें तो पहले वाली जो इकाई थी उसमें सामाजिक संरचना और जाति प्रथा के बारे में पढ़ा, इससे जो पहले वाली इकाई थी यानी कि इकाई 4 में हमने सामाजिक संरचना और जाति प्रथा के बारे में पढ़ा, 3 और 4 में। उसके बाद आपने देखा ही होगा कि जो भारतीय समाज है वो जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है, भारत में जातिवाद पाया जाता है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि भारत में 3000 से ज़्यादा जातियाँ पाई जाती है। अगर आप सामाजिक संरचना के एक आयाम के बारे में अध्ययन करेंगे जिसे कि वर्ग कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शासनकाल में वर्गों की स्थिति, अंग्रेजी शासनकाल के बाद के वर्गों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा भारत के गांवों व नगरों में वर्गों की स्थिति के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता ही है जो वर्ग थे वो अंग्रेजी शासनकाल में कैसे रहे, और अंग्रेजी शासन खत्म होने के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद उन वर्गों की क्या हालत रही। और जैसा कि हमने लास्ट बिंदु पढ़ा था कि भारत में जो नगरीय वर्ग है और जो ग्रामीण वर्ग है उनमें हम अंतर भी देखेंगे, उनकी क्या क्या विशेषता है, ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भारत में सामाजिक वर्ग, जो कि हमारा पहला बिंदु है। भारत में सामाजिक वर्ग की अगर बात करें तो इन्हें सामाजिक समूहों के रूप में देखा जाता है। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर आपने जो भारतीय समाजशास्त्र में बात की है, यह सभी बातें सामूहिक तौर पर कर रहा है। आप चाहे विविधता की बात करो या फिर आप संरचना की बात करो या फिर आप जाति की बात करो, जितने भी हमने टॉपिक्स अब तक पढ़े हैं सब में क्या बात कर रहे हैं, सामाजिक की बात कर रहे हैं, सामाजिक समूह की बात कर रहे हैं। तो जो सामाजिक वर्ग है तो सामाजिक समूह के रूप में देखा जाता है। सामाजिक वर्गों की यह परिभाषा किसी भी तरह चुनकी संगत नहीं है। ऐसे लोगों के समूह को सामाजिक वर्ग कहा जा सकता है जिनकी सामाजिक हैसियत, सामाजिक स्तर एक जैसा हो। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि
एक तरह से देखा जाए तो जो इसकी सामाजिक वर्गों की परिभाषा है वो संगत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोगों की सामाजिक हैसियत और सामाजिक स्तर वो सामाजिक वर्ग कहा जा सकता है जब एक स्तर हो। फिर वित्तीय स्थिति, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी को संसाधन कम मिले, किसी को संसाधन ज़्यादा मिले, तो संसाधन कैसे हो सकते हैं? वो वित्तीय संसाधन भी हो सकते हैं, फिर उनकी शिक्षा के संसाधन नहीं मिल पाए, फिर व्यवसाय के संसाधन नहीं मिल पाए, और जिससे क्या हुआ, लोगों के बीच में एक खाई बन गई। कोई भी व्यक्ति समाज में जिस वर्ग के अनुसार अपनी हैसियत बना रहता है वह उसी वर्ग में गिना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अमीर आदमी है जिसको संसाधन शुरू से ही मिलते गए, अच्छे मिलते गए। दो आदमी हैं कोई भी मान लो, एक को संसाधन अच्छे मिलते गए, शिक्षा अच्छी मिली उसको, वहाँ की जो भौगोलिक संरचना थी वो अच्छी थी, और उसके आसपास मतलब जो संसाधन थे बहुत ज़्यादा थे, और वो मतलब पढ़ लिख कर एक अच्छी हैसियत हासिल कर लेता है, और जिससे कि उसका जो वर्ग होता है वो अनेक वर्ग से ऊपर हो जाता है। जो लोग अपने मतलब संसाधनों से वंचित रह गए, या शिक्षा नहीं मिल पाई, या व्यवसाय से नहीं जुड़ पाए, तो इस तरह से मतलब एक गैप हो जाता है। जैसे अमीर और गरीब का मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं लोगों के खान पान, वस्त्र आदि अनेक गतिविधियों से उनके वर्ग को पहचाना जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि लोगों के खान पान और वस्त्र आदि अनेक गतिविधियाँ जो भी है, जो अच्छे पैसे वाले होंगे या जिनके तो उनके शौक भी बड़े होंगे, उनके पास जो मतलब संसाधन होंगे उपभोग के वो अच्छे मिलेंगे। खान पान हुआ, जैसे वस्त्र हुआ, और मतलब अनेक गतिविधियाँ जैसे कि गाड़ी, बंगला, घर, मतलब उनको देखने से लगेगा कि भाई हाँ ये जो है इनका वर्ग जो है वो थोड़ा अलग, मतलब ये थोड़े ऊंचे वर्ग के हैं। ऊंचे वर्ग मतलब यहाँ पर किसी की जाति से नहीं है, ऊंचे वर्ग का यहाँ पर मतलब है उनके पास संसाधनों से, यानी कि वो संपन्न संसाधनों से परिपूर्ण है। जैसे कि अगर एक गरीब आदमी है उसके पास, वो कितना सोचेगा कि भाई आज की जो रोटी है मिल जाए और बच्चों की पढ़ाई हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच लेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं सोच सकता। घर आज इतनी महंगाई है कि घर बनाने का तो सोच ही नहीं सकता। तो इसीलिए जब आप देखोगे तो यह एक वर्ग के अंदर अंतर को दर्शाता है कि एक पूंजीपति वर्ग और एक दूसरा श्रमिक वर्ग। अगर हम उद्योग क्षेत्र की बात करें तो जो एक पूंजीपति वर्ग रहता है उसमें जो कंपनी का मालिक रहता है, फिर उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनी के मतलब इन्वेस्टर्स रहते हैं जो वहाँ पर अपना मतलब इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी लगाते हैं कंपनी के अंदर, तो उनकी गाड़ी देखोगे तो वो जो गाड़ियाँ रहेगी, उनके जो घर रहेंगे, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड रहेगा, जीवन जीने का स्तर जो है, और उनके जो क्षेत्र रहेंगे वो डेवलप्ड रहेंगे। मतलब वो उसमें जो शिक्षा व्यवस्था होगी और जो सड़क होगा, परिवहन होगा, वो सब अच्छे होंगे। अगर हम दूसरे कैटेगरी की बात करें, दूसरे वर्ग की बात करें, तो जैसे श्रमिक वर्ग हो गया। श्रमिक वर्ग क्या है? वो मतलब कि जो सार्वजनिक परिवहन का यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर गाड़ी भी ले आएंगे तो मालिक से महंगी गाड़ी नहीं लेके आ सकते, क्योंकि उनका पास इतने जो वित्तीय संसाधन है वो नहीं है। तो भौतिक सुखों के लिए वित्तीय संसाधन होने बहुत ज़रूरी है। फिर जो उनके जो आप कॉलोनी देखोगे तो वो मतलब उनके पास इतने मतलब खुले मकान नहीं होंगे। तो ये सब आपको एक वर्ग दिखाई देगा। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सबको वर्ग के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप जो भी कोई वर्ग है, जैसे कि भारत में सामाजिक वर्ग कुछ भी आए, उस पर आप आराम से लिख सकते हो। इसके बाद जो हमने बात की थी कि ब्रिटिश काल में वर्ग क्या थे और क्या उनकी मतलब कि पोजीशन थी, क्या किस स्तर पर वो थे, और उसके बाद ब्रिटिश शासन के बाद में वर्ग की स्थिति क्या थी, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार के काल में हिंदुस्तान में सामाजिक वर्ग उत्पन्न हो गए थे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ब्रिटिश काल, जितने भी ये सामाजिक वर्ग है ब्रिटिश काल में उत्पन्न हुए थे। ग्रामों में तो ब्रिटिश शासन काल में भी वर्ग अलग अलग नहीं दिखे, क्योंकि ग्रामीण जन लगभग एक सी, मतलब जैसे कि आपको पता ही है कि ग्रामीण जो लोग होते हैं वो मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं। वो उनके पास बहुत पैसा होने के बावजूद भी वो फिर अपने जो गांव का जो पोशाक है, गांव के जो रीति रिवाज है, उन सब से वो जुड़ा रहता है। तो ये जो मैंने बोला रीति रिवाज, ये भी एक वर्ग की पहचान होती है। इसके बाद बात करते हैं हम गांव के लोगों की। तो वो मतलब खेती से, खेती के कार्य करते हैं और उसमें वो संतुष्ट और खुशी ढूंढ लेते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो गाँव में जो थे वर्ग का आधार था वो था जाति। जातिगत आधार पर वहाँ पर वर्ग हुआ करते थे। दूसरा वर्ग शासित व शासकों का था, जैसे कि आपको पता ही है।
जमींदारों की श्रेणी में आने वाले लोग एक वर्ग था, वहाँ जमींदार थे जो लोग कर वसूलते थे और जो जमीनों पर से मतलब उगाही करते थे, वो सब एक जमींदार वाले लोग थे, उनका दूसरा वर्ग था। और अंग्रेजी जो हुकुमरानों, दरबारी तथा उस काल से पहले अन्य शासकों के दरबारी जमींदार कहलाते थे। जमींदार ग्रामीण जनता से शासकों के आदेश पर मिलकर, ये जो मैंने बता दिया आपको, ये कर वसूलते थे। तो जो राजाओं के लिए काम करेंगे या जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करेंगे, उनकी तो आय भी अच्छी होगी और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, मतलब जीवन जीने का जो स्तर रहेगा, वो थोड़ा ऊंचा भी रहेगा, वो आम लोगों से थोड़ा अलग दिखेंगे। और जो ये वर्ग रहते थे जैसे जमींदार लोग, ये उन ब्रिटिश लोगों की कॉपी करने की कोशिश करते थे, मतलब उनकी नकल करते थे, जैसे कि वो जैसे कपड़े पहनते हैं, लंबे कोट पहनते हैं, वो सब चीज़ें इनके वर्ग में आती थी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों। जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे उस समय में, वो भी ब्रिटिश सरकार के अंडर काम करते थे और जो भी मतलब एक वर्ग था। इसके बाद बात करते हैं कारीगरों की। जो कारीगर कंपनियों में काम करते थे, कोई मशीन का काम करता है, कोई रिपेयरिंग का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, मतलब कंपनियों में भिन्न भिन्न तरह के जो मशीनों को ऑपरेट करने वाले जो भी थे, ये सब कारीगर का एक वर्ग था। जैसे कि लोहार हो गया, तो ये सब वर्ग थे। और जैसे कि देखा, विभिन्न मामलों में विशेषज्ञ के भी वर्ग थे, जैसे कोई अपने काम में जो स्पेशलिस्ट बोला जाए जिसको, वो वर्ग भी थे। तो भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक शासन ने बड़ी भूमिका निभाई है। अंग्रेजों ने नए नियम लागू किए, भारत समाज में अनेक आमूल चूल परिवर्तन हुए। भारतीय समाज में ब्रिटिश काल में आए परिवर्तनों को समझने के लिए हमें उस काल का अध्ययन करना होगा। तो हमें ब्रिटिश काल का शासन के बारे में, वर्गों की संरचना कैसी थी, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसने समाज में जो परिवर्तन आए उसका निवारण इस प्रकार है। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रिटिश सरकार में क्या क्या परिवर्तन आए, तो सबसे पहले हम क्योंकि भारत में जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो जो आर्थिक सोर्सेज थे वो कृषि से ही थे। हमारे जो ब्रिटिशियर थे वो हमारी कृषि से ही, जमींदारों के थ्रू वहाँ से मतलब कर वसूलते थे, जिनसे उनकी आय होती थी। उसी आय पर फिर वो अपनी सेना रखते थे, उसी आय को वो अपनी मतलब मदरलैंड पर भेजते थे, यानी कि ब्रिटेन भेजते थे। तो इसी तरह से देखा जाए तो जो कृषि है वो आधारभूत जो हमारा ढांचा रहा है आर्थिक सोर्स का, वो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कृषि क्षेत्र में परिवर्तन क्या क्या हुए। तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय आर्थिक ढांचे को पूरी तरह बदल डाला था। आपको पता ही है कि पहले भारत में छोटी जोतें हुआ करती थी, खेती से इतना उपज नहीं होता था, जैसा कि हमें बताया जाता है। गाँवों की ज़मीनों पर गाँवों के अधिकार समाप्त कर दिए गए। फिर 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने कृषि सुधार कानून लागू किया। स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त और महावाड़ी बंदोबस्त आदि सुधारों को लागू करके ज़मीनों को जमींदारों की निजी संपत्ति बना दिया। मतलब जैसे ये बोलूँगा मैं आपको कि जो ये स्थायी बंदोबस्त था, इसमें कुछ शर्तें रखी जाती थी कि आपकी ये ज़मीन है, आपको इस ज़मीन से आपकी उपज का इतना हिस्सा देना है और यह 10 सालों तक फिक्स हो गया। ठीक है, तो 10 साल तक आपकी उपज हो ना हो, आपको जमींदारों को कर देना ही है, चाहे आप वो कर्जा लेके दें या कुछ भी करके दें। फिर रेतवाड़ी, तो रेतवाड़ी बंदोबस्त हो गया, फिर महावाड़ी बंदोबस्त हो गया। ये मतलब इनमें बाद में धीरे धीरे करके इनमें सुधार करते गए अंग्रेज, ताकि क्योंकि अगर मान लो 10 साल तक उन्होंने फिक्स कर दिया तो उनकी आय मतलब एक फिक्स हो गई थी, स्थायी हो गई थी, आय बढ़ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे इसमें सब में जैसे रेतवाड़ी व्यवस्था लेके आए, फिर ये महावाड़ी व्यवस्था लेके आए, ऐसे करके इन्होंने अपना जो आर्थिक सुधार किए। इसके बाद बात करते हैं कि और जो ज़मीनें थी फिर वो जमींदारों की निजी संपत्ति बना दी गई कि ये ज़मीनें क्या हुआ करती थी, फिर जमींदारों की ज़मीन होती थी, उस पर काम करने वाले वो सिर्फ मजदूर बन के रह गए थे, वो बंधुआ मजदूर बन के रह गए, खेतिहर मजदूर बन के रह गए थे। और उसे अब बाजार में वस्तु की तरह बेचा जा सकता था, इसे गिरवी रखा जा सकता। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जमींदार होते थे वो जो किसानों की ज़मीन है उस पर उनसे मजदूरी करवाते थे। अगर वो जमींदार के नीचे जो काम करते थे, कृषि करते थे, अगर वो लोग कर देने में सक्षम नहीं है तो उन्हें कर्जा लेना पड़ता था। कर्जा लेने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं ज़मीन के अलावा, तो उन्हें अपनी ज़मीन को बेचना पड़ता था और उन्हें गिरवी भी रखना पड़ जाता था कि मान ले अगर बेचना नहीं चाहता किसान, तो उसको गिरवी रख के और कुछ कर्ज ले लिया, फिर उससे कर चुका दिया, फिर बीज लेके आ गया, खाद डाल दिया, मतलब जो भी उसने उत्पादन के लिए किया। अगर वो इन सब से इस सब कर्ज की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो उसे ज़मीन बेचनी भी पड़ जाती थी, जो कि जमींदारों को बेचते थे या व्यापारियों को बेचते थे।
तो जो जमींदार लोग थे वो और अमीर होते जा रहे थे। और फिर बात करते हैं हम गांव के ज़मीनों पर गांव वालों का कब्जा हुआ करता था। पहले जब बात करते हैं तो उसमें गांव की ज़मीन पर गांव वालों का कब्जा हुआ करता था। हर गांव में एक ठोस इकाई था, मतलब हर गांव में एक इकाई था, मतलब प्रणाली था, जैसे कि पंचायत राज टाइप का ना, इस तरह से उनमें प्रधान हुआ करते थे। तो नई कर प्रणाली ने गांव का एक इकाई वाला चरित्र समाप्त कर दिया। तो जो एक कर प्रणाली आई थी, जमींदारी व्यवस्था, ये सब बंदोबस्त, इसमें क्या है कि जो जमीन थी वो जमींदारों के पास चली गई। तो जिससे क्या है कि वो उस पर से कर, उनका एक हक हो गया ब्रिटिश सरकार का कि भाई हम अपनी ज़मीन से कर वसूलेंगे जमींदारों के थ्रू। तो जिस पर ज़मीन होगी वह कर देगा। कराधान प्रथा थी कि किसान सालाना पैदावार का एक हिस्सा शासक को देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो किसान होते थे वो अपनी पैदावार का एक हिस्सा शासक को दिया करते थे। इसके स्थान पर एक मुश्त राशि का भुगतान करने का कानून बना दिया गया। चाहे जमीन में पैदावार, मैंने जो बताया आपको इसमें ऊपर जो टॉपिक मैंने जमींदारी प्रथा, रेतवाड़ी, मालवाड़ी वगैरह में बताया है कि उनको जिसके पास जमीन उसको कर देना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आपके पास जोते बड़े हैं छोटे हैं या पैदावार कम हुई या ज़्यादा हुई, उससे अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जमींदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, आपको अपना कर देना ही है। अगर आप कर नहीं दे पाएंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और फिर एक बड़ा लाभ यह हुआ देश को कि रेलवे यातायात में के अनेक साधन चलन में आने से कृषि वाणिज्य में बदलने लगी। मतलब वाणिज्य में बदलने का अर्थ यह है कि जो कृषि थी वो उत्पादन करती थी, तो उत्पादन से जो मतलब जो फसल, पकी हुई फसल थी, उसका व्यापार होने लगा धीरे धीरे। और यह एक वाणिज्य प्रणाली का विकास माना जाता है एक तरह से देखा जाए तो। व्यापार एवं वाणिज्य की बात करते हैं। भारत में जो व्यापार एवं वाणिज्य प्रणाली का उदय हुआ वह 2 तथ्यों पर आधारित था। कृषि में पैदा होने वाली चीज़ें कच्ची अवस्था में जो कि तो ब्रिटेन के उद्योगों के लिए भेजी जाने लगी। मतलब यहाँ पर जो कच्ची चीज़ें फसलें थी, जैसे जौ हुआ, गेहूँ हुआ, बाजरा हुआ, जो भी मतलब फसलें थी, उन सबको कहाँ भेजा जाने लगा? ब्रिटेन में, मतलब अंग्रेजों के पास, वहाँ पर उनके मदरलैंड में भेजा जाने लगा। इसके बदले ब्रिटेन के कारखानों में बनी वस्तुएं भारत के बाजार में बिकने लगी। जैसे वो कपड़े बनाते थे या ब्रिटेन की कंपनी में जो भी वो वस्तुएं बनाते थे वो भारत के बाजार में बिकने लगे, जिससे इनको डबल फायदा हो रहा है। एक तो ये यहाँ से हमारे जो फसलों जो उपज हुई है उसको भी लेके जा रहे हैं। दूसरा ये मतलब सूती कपड़े हैं या कुछ भी है, कपड़े हैं जो भारत में, अगर भारत में क्या है, पहले मशीनें इतनी थी नहीं, तो औपनिवेशिक काल में तो ये क्या करते थे, इनके पास मशीनें हुआ करती थी, ये आसानी से जो कपड़े भारत में बनते हैं उनसे सस्ते कपड़े ये बाजार में लेके आ जाते थे, क्योंकि इनके पास मशीनें थी और उससे जो सामान बनाने की जो मशीनों की क्षमता थी वो काफ़ी अच्छी थी। हमारी जो हाथों से चलने वाली मशीनें हुआ करती थी जो जिनकी उत्पादक क्षमता बहुत कम थी, जिस कारण से भारत में औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। और नतीजा यह हुआ कि वहाँ पर जैसे जैसे अब कोई मान लो एक मालिक है जिसके पास हथकरघा है, यानी कि हाथ से काम करने वाली मशीनें हैं, वो एक दिन में 10 शर्ट बना रहा है। और दूसरा मालिक है जिसके पास एक मशीन है और उन्नत मशीन है, उससे वो क्या कर रहा है, एक दिन में 100, 150, 200, 1000 तक मशीन वो शर्ट बना ले रहा है। तो उसमें उसका श्रम भी कम लग रहा है। यानी कि यहाँ पर उसको, अगर आप देखोगे भारत में उस हथकरघे से बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें उसको श्रम भी देना पड़ता है। और जो मशीन है उसमें सिर्फ एक ऑपरेटर चाहिए, वो उसका सब करता रहेगा और उसका साल का मेंटेनेंस है जो भी रहेगा। तो उससे क्या है कि जो उससे उत्पादन हो रहा है मशीन से, वो हाथ से बने हुए माल की अपेक्षा में सस्ता है। तो ऐसे करके भारत में सस्ती चीज़ें बिकने लगी। तो जो भारतीय चीज़ें थी वो उनके सापेक्ष महंगी हुआ करती थोड़ी, तो उन चीज़ों को लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। जब लोगों ने उनसे खरीदना बंद कर दिया तो जैसे श्यामलाल की दुकान से अगर कोई सामान नहीं ले रहा है तो श्यामलाल की दुकान में काम करने वाले बंदे हैं, तो उनको वो सैलरी कहाँ से दे पाएगा? वो सैलरी नहीं दे पाएगा। तो इसी समस्या के चलते श्यामलाल को अपने मजदूरों को काम से निकालना पड़ेगा, फिर श्यामलाल खुद मजदूरी करेगा, खुद श्रम करेगा, लेकिन उसको फिर उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे सस्ते तो कपड़े मार्केट में आए हुए हैं, जिससे बेकारी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और फिर लोगों को पेट भरने के लिए, अब भारत के जैसे कि मैंने आपको बताया कि कृषि प्रधान देश है, तो भारत के लोगों को क्या करना पड़ेगा, खेती में जुड़ना पड़ेगा और श्रम करना पड़ेगा, जो दैनिक श्रम पर जिंदा रहना पड़ेगा।
और इसी प्रकार से उनकी शिक्षा में रुचि कट गई। रेलवे तथा उद्योगों का विकास। व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्रों में विकास होने से यातायात के साधनों का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। जो इसके साधन थे व्यापार और वाणिज्य से, रेलवे साधन से मतलब क्या हुआ है, बहुत विकास शुरू हो गया था। और 19वीं शताब्दी का जो मध्य तक भारत में रेलवे लाइनों का जाल बिछाया जाने लगा था। जैसे कि आपको पता ही है कि भारत में 19वीं शताब्दी में रेलवे लाइन बिछनी शुरू हो गई थी। ये रेलगाड़ियाँ इसलिए चलाई गई थी कि देश के दूर दराज इलाकों से ये जितने भी ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने जितने भी विकास के काम किए भारत में, वो भारतीय विकास के लिए नहीं किए, उन्होंने अपने फायदे के लिए किए। अगर मान लो वो रेलवे लाइन बिछाए तो उन्होंने अपना फ़ायदा सोचा कि भारत में जो दूर दराज वाले इलाके हैं उनसे वो कच्चा माल लेकर आसानी से आ सके। फिर उन रेलवे लाइनों को उन्होंने बंदरगाहों से जोड़ दिया। फिर वो सारा सामान कच्चा माल को लेकर के उन बंदरगाहों पर शिपों में लोड कर देते थे। शिपों में लोड करके वो अपने देशों में भेज देते थे, जिससे कि उनको बहुत फ़ायदा होता था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, कानून व्यवस्था बनाई। फिर पुलिस और सैन्य बलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए गाड़ियों तथा सड़क मार्ग तेजी से बनाए जाने लगे। जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारी सैन्य टुकड़ी होती है उसको आने जाने के लिए भी परिवहन की ज़रूरत है। परिवहन कब आएगा तब सड़क बनेगी। तो इन्होंने क्या किया, सड़क बनाना शुरू कर दिया। फिर सड़कों से मतलब कानून व्यवस्था बनाने के लिए, लोगों से कर वसूलने के लिए, मतलब अपना एक लोगों के बीच डर बनाने के लिए इन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर सैन्य बलों को भी तैनात कर दिया, ताकि ब्रिटिश हुकूमत को का लोगों के बीच में एक प्रतिनिधित्व हो सके। भारत में औद्योगिकरण प्रथा का बीज बो दिया गया था। जैसे कि आपको पता ही है कि ये नील की खेती बढ़ने लगी। ब्रिटिश पूंजी जो थी वो भारत में लगाई जाने लगी, क्योंकि कपास है, पटसन है, सूत है और खानों को तैयार किया गया। इस तरह से मतलब भारत में औद्योगिक जो प्रथा थी वो चल चुकी थी। इसके पीछे ब्रिटेन का अपना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, भारत का विकास, भारत का स्वार्थ, इसमें कुछ नहीं था। इसमें सर्वार्थ था तो वो सिर्फ किसका था, वो जो भारत के अंदर जो ब्रिटेन हुकूमत थी उसका स्वार्थ था कि वो यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने बंदूक भेज सकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने क्या बोलते हैं उसको, सामान को, कच्चे माल को ला सकते थे। फिर बंदरगाहों तक पहुँचाते थे। बंदरगाहों से फिर जो ब्रिटेन से सामान बन के आया है सस्ते माल, वो सब उसमें लोड करके फिर भारत के सभी हिस्सों में भेज देते थे। उसके बाद हम बात करते हैं इसी से भारत में जगह जगह से व्यापारियों, उद्योगपतियों का विकास भी हुआ है। क्योंकि पहले रोड नहीं होते थे तो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने में समस्या होती थी, जिस कारण से उन सभी को कठिनाई का सामना करना पड़ता था। राज्य तथा प्रशासनिक प्रणाली की अगर बात करें तो इन गतिविधियों से पहले ब्रिटिश हुकूमत राज्य स्तर पर प्रशासकों की एक अच्छी टीम तैयार कर चुकी थी, जो राज्यों को शासन व्यवस्था चलाते थे। जैसे कि आपको पता ही है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे से भारत से जो राजा लोग शासन करते थे उनको धीरे धीरे से हटा दिया था, उनको सभी को अपने अंदर कर लिया था। वो उनकी हुकूमत में कार्य करते थे। तो धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया कि वो उनके प्रशासन में एक अपना प्रतिनिधित्व भेजते थे, जो उनके राजा के महल में जाकर के उनकी सभी बातें लिखता पढ़ता था। और बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग प्रशासन की इस मशीनरी को चलाने के लिए चाहिए थे, जैसे कि आपको पता ही है। और ब्रिटेन ने इतनी बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोगों को भारत लाना संभव नहीं था, इसीलिए उसने क्या किया, ब्रिटिश शासकों ने भारत में जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत में जो मैकोले थे उसने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को लागू किया। भारत में अंग्रेजी प्रणाली की शिक्षा प्रदान करने के लिए बड़े स्तर पर स्कूल, कॉलेज, जैसे कि कलकत्ता में यूनिवर्सिटी खोली गई। फिर इसी तरह से मतलब भारत के अनेक हिस्सों में ये सब इन्होंने शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया, क्योंकि इनको अपने फ़ायदे के लिए लोगों से, मतलब एक तरह से देखा जाए तो अगर यहाँ का बंदा होगा तो वो जो उस समय ग्रामीण लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी तो उनसे बात कर सके और अंग्रेज़ों को वही बातें मतलब अंग्रेजी में समझा सके। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। सामाजिक वर्गों का असमान विकास। तो भारत में इतनी हड़बड़ी में सामाजिक वर्ग ब्रिटिश शासनकाल में उदय हुआ था कि उसका ठीक से विकास नहीं हो पाया।
जो बदले हुए पर्यावरण का फायदा उठाने की स्थिति में थे वे अधिक विकसित हो गए, जो नींव उठा के पिछड़ गए। तो इसका मतलब है कि जो भारत में जो विकास हुआ था ब्रिटिश शासन काल में, सामाजिक वर्गों का उत्थान हुआ था, वो बहुत ही हड़बड़ी में हुआ था एकदम से। मतलब कि रेलवे आई, रेलवे ट्रैक बिछे, फिर संसाधनों को जोड़ा गया, फिर उसको बंदरगाहों से जोड़ा गया। तो उसमें कुछ ही लोग थे जो मतलब इस का फ़ायदा उठा पाए, जो इंग्लिश सीख पाए और अंग्रेज़ों से डायरेक्टली जुड़ पाए। और उन्होंने क्या किया, फिर गाँव से सस्ते सामान उठा करके अंग्रेज़ों को थोड़ा मुनाफा कमा करके उनको सामान पहुंचाया, जिससे क्या हुआ कि जो लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए वे पिछड़ते चले गए, और जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए वो अग्रसर हो गए। तो जो पिछड़ गए उन्हें मजदूरी करनी पड़ी, और जो आगे बढ़ गए वो उद्योगों की स्थापना कर दी, अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोली, वो आज मालिक बन गए। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि इसका प्रतिफल था कि बंगाल में जमींदार और काश्तकार की पहचान वाले दो अलग अलग वर्ग बन गए। मतलब बंगाल में जमींदारी व्यवस्था, जैसे कि आपको पता ही है कि बंगाल उड़ीसा इनमें सबसे पहले जमींदारी प्रथा लागू की गई थी। तो वहाँ पर दो समूह बन गए, एक तो जमींदारों के समूह बन गए और एक काश्तकार की पहचान वाले दो अलग अलग वर्ग बन गए। बंगाल और मुंबई में उद्योगों की स्थापना हुई और इन दोनों क्षेत्रों में पूंजीपतियों और मजदूरों की पहचान वाले दो वर्गों का उदय हुआ। इसके बाद फिर मुंबई है, इसमें भी पूंजीपति और मजदूर वर्ग है। तो जैसा कि आप जानते हैं बंगाल में कौन कौन से वर्ग बने। बंगाल में वर्ग बने हमारे पास जमींदार और काश्तकार, यानी कि जो कर वसूलते थे, काश्तकार जो कार्य करते थे। उसके बाद उसके बाद बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई में क्या हुआ था, मुंबई में दो वर्ग बने थे, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग की पहचान, दो वर्गों का उदय हुआ। बाद में पूंजीपति से श्रमिक वर्ग पूरे देश में दिखाई देने लगे। फिर ये गैप ऐसा हो गया कि भारत में पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग पूरे देश में दिखाई देने लगे। बंबई और मुंबई ऐसे क्षेत्र थे जहां अंग्रेजों ने जटिल प्रशासनिक प्रणाली विकसित की थी। बंगाल और मुंबई में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली व्यापक रूप से लागू की गई थी। जैसे कि आपको पता ही है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी, फिर मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी, इन सब का उद्देश्य वही था कि एक प्रशासनिक और भारत से मतलब इनके संसाधनों को लूट कर लेके जाना। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो उनका विकास था वो भी असमान हुआ। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत में अपने प्रकार के जाति आधारित तथा व्यवसाय अथवा कार्य आधारित वर्ग विद्यमान थे। जैसे बनिए वैसे व्यापार से जुड़े थे। अंग्रेजों ने वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा दिया तो सबसे पहले बनिए उसमें शामिल हो गए, जैसे आपको पता ही है। बैंक और उद्योगों में बनियों ने रुचि ली। उसके बाद ब्राह्मणों का नाम दूसरा वर्ग भारत में अंग्रेजों के आगमन तथा ब्रिटिश शासन के पहले से ही मौजूद था। जैसे जब भारत में पश्चिम तर्ज की शिक्षा प्रणाली लागू हुई तो बड़ी संख्या में ब्राह्मण उसमें शामिल हो गए। वे पढ़े लिखकर शिक्षक व प्रोफेसर बन गए। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का सामाजिक ढांचा कुछ इस प्रकार था कि इसमें विभिन्न जातीय तथा वर्ग शामिल थे। कुछ मामलों में दोनों ने एक दूसरे को सहयोग दिया और कुछ ने नहीं दिया। तो इसी तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो अंग्रेज थे, इसमें अंग्रेजों ने जो भी भारत में किया वो भारत के विकास के लिए नहीं किया, वो उन्होंने अपने फायदों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए किया। फिर हम बात करते हैं कि ग्रामीण भारत में सामाजिक वर्ग। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन सामाजिक वर्गों का उदय हुआ वे थे जमींदार, रियाया, किसान, कृषि मजदूर, भूमि और मजदूर और कारीगर, यानी कि जो हाथ का कलाकार थे। इसमें बात करते हैं जमींदार या भूस्वामी। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन में भारत में अनेक प्रकार की भूमि सुविधा व्यवस्थाएं लागू की, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या करते थे, वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए जमींदारों को नियुक्त किया जाता था। जो जमीनों का मालिकाना हक था, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में इसके आने की संभावना है जो वो मतलब बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे कि वो पूछ ले कि स्थायी बंदोबस्त क्या था, या भारत में बंदोबस्त प्रथा के बारे में बताइए, स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताइए, रैयतवाड़ी के बारे में बताइए, महलवाड़ी के बारे में बताइए। तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में हमें पढ़ना है तो हमें बिंदु रखने हैं। सबसे पहले हम क्या रखेंगे कि अब बंदोबस्त है तो किस चीज़ पे बंदोबस्त कर रहे हैं, ज़मीनों पे, यानी कि ज़मीनों से कर वसूलना है। तो इसमें सबसे पहला वर्ड क्या था, ज़मीन। तो ज़मीन पर किसका हक रहेगा, तो ज़मीन पर हक किसका रहेगा, जमींदार का, ये रखना है। फिर इसके बाद इससे पहले जो ज़मीन थी वो पट्टे को उठाई जाती थी।
पट्टे पे मतलब कि जैसे कि मैं हूँ, मेरा गांव है, मैं ग्राम पंचायत से बोलूँगा कि भाई मेरे को खेती करनी है, मेरे को 10 बीघा ज़मीन, 10 एकड़ ज़मीन दे दो, मैं ज़मीन खेती करूँगा, तो इसको पट्टे बोलते हैं कि मैं 5 साल तक यहाँ पर खेती करूँगा, मैं आपको उसके बदले में कुछ दूंगा। तो इसी के अधीन पट्टे जमींदारों को दे दिए गए। जैसा कि आपको पता ही है कि जो गाँव की ज़मीन थी वो सब किसको दे दी गई, जमींदारों को दे दी गई, जिससे क्या हुआ कि गाँव का जो ज़मीन पर अधिकार था वो छिन गया, और जो उसके जो जमींदार थे उसके वो क्या हो गए, स्थायी मालिक बन गए, क्योंकि उनके पास पैसा था, उनके पास जब हुकूमत ब्रिटिश की थी तो उनके पास देखा जाए तो पावर भी थी, उसके पास मतलब एक तरह से सत्ता भी थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमीन जमींदारों की संपत्ति इस शर्त के अनुसार बनाई गई कि ब्रिटिश सरकार को इसके बदले एक मुश्त धनराशि जमीन कर के रूप में देते थे। वो क्या करते थे, जो जमीन से जितना भी कर मिलता था उसको वो एक मुश्त धनराशि के रूप में जमा करवाते थे। एक मुश्त मतलब एक जैसे मैं बोल दूं कि जमीन का छठवां हिस्सा या इतनी जमीन है तो आपको इतना कर देना पड़ेगा, ऐसे करके उनको वो एक मुश्त धनराशि उनको देनी पड़ती थी। तो इसमें क्या हुआ था कि जैसी ये व्यवस्था लागू होती है तो किसान जो पहले ज़मीन पर काबिज हुआ करते थे, रातों रात अपनी ज़मीन गंवा बैठे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिनकी ज़मीनें थी उनकी ज़मीनें सबकी छिन गई थी और वो ज़मींदारों के लिए खेती करने के लिए मजबूर हो गए। तो जो व्यवस्था थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू की थी। यह व्यवस्था किसने लागू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। इसमें सबसे ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो कि जो जमींदारी व्यवस्था है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू की थी। जिन क्षेत्रों में पहली बार यह व्यवस्था लागू की गई थी वे थे मैंने जैसे बताया बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये कब से लागू हुआ था आपको पता है, जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद इस व्यवस्था को लागू किया गया था, यानी कि 1764 के बाद। उसके बाद में व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मुंबई और कुछ क्षेत्र पंजाब व सिंध के कुछ क्षेत्र जमींदारी प्रथा के लागू होने से जो जमीन के मालिकों का एक वर्ग बन गया, जमींदार कहलाते थे। जो इससे पहले सामाजिक समाज में ऐसा कोई वर्ग नहीं था, जमीन का मालिकाना हक मिला था, वे जमीन को गिरवी भी रख सकते थे, बेच भी सकते थे। जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जिनको जमीन का हक मिल गया वो जमीन को बेच भी सकते हैं और गिरवी भी रख सकते हैं। यदि किसी कारण से कोई जमींदार अपनी जमीन के बदले अंग्रेजों को कर नहीं दे पाता तो उस जमीन की नीलामी करके कर वसूलता था। मतलब अगर कोई किसान कर नहीं दे पाया तो जमींदार क्या करेगा, उस जमीन की नीलामी करवा के व्यापारियों से पैसे ले लेता था और उस कर को जमा करता था, क्योंकि अंग्रेजों को उसे क्या देना पड़ता था, सिर्फ पैसा। इसके बाद इस स्थिति का फायदा उन लोगों ने उठाया जो जैसा कि बताया अभी मैंने कि इस स्थिति का फायदा कौन उठाएंगे, जिनके पास पैसा होगा। पैसा किनके पास होगा, जो व्यापार करते हैं, क्योंकि व्यापार करते हैं तो अंग्रेज उनको क्या देते थे, पैसा देते थे उनके बदले में, तो उनके पास बहुत पैसा हुआ करता था। तो वो क्या करते थे, इस नीलामी में भाग लेते थे। और जब जमींदारों को पैसा चाहिए होता तो वो क्या करते थे, व्यापारियों के पास आते कि भाई हमारे पास इतनी ज़मीन है, उसकी हम नीलामी कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज़मीन खरीद सकते हैं, और जो ज़मीन का मालिकाना हक होगा वो भी आपके नाम पर होगा। तो उसने क्या किया कि जमींदारों ने उनकी ज़मीनें व्यापारियों और व्यवसायियों को बेच दी। ज़मीन ने अपनी कुछ ज़मीन भूमिहीनों को किराए पर दे दी, और इस प्रकार छोटे किसानों का एक नया वर्ग पैदा हो गया। जैसे कि आपने देखा कि एक तो जमींदारों का वर्ग पैदा हुआ, एक किसका वर्ग पैदा हुआ, एक व्यापारी व्यवसायों का वर्ग पैदा हुआ। फिर उसके बाद किसका वर्ग पैदा हुआ, जो भूमिहीन थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी या जिनकी ज़मीनें पहले छीनी जा चुकी थी, उनको ज़मीनें किराए पे दे दी गई कि भाई आप ये ज़मीन लीजिए और आप इस पर मतलब कि इतना कर दीजिए। तो इससे क्या हुआ कि जो छोटे किसान था उनका वर्ग पैदा हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखने की है कि जो ये जमींदार थे ये किसी को भी ज़्यादा ज़मीनें मतलब खेती के लिए जैसे भूमिहीन लोग हैं उनको देते नहीं थे किराए पर। उसके बाद हम बात करते हैं कि लीज की एक अवधि हुआ करती थी। मतलब अब जैसे कि आपको पता ही चल गया जमींदारी व्यवस्था किसने लागू की थी, कॉर्नवालिस ने लागू की थी। फिर उसके बाद जो जमींदारी व्यवस्था थी उसकी अगर हम बात करें तो ये कब लागू की थी, 1793 में लागू की थी। जैसे कि हमने ऊपर बताया, ये कहाँ कहाँ लागू की थी, ये उड़ीसा, बंगाल, बिहार में लागू की थी। और इसमें ये हमारा हो गया इसका मतलब कि जमींदारी व्यवस्था के बारे में दो चार पॉइंट। इसमें क्या हुआ करता था कि जो जमींदार थे वो एक मुश्त रकम उसको देते थे, अगर कोई कर नहीं चुका पा रहा है तो उसकी ज़मीन की नीलामी हो जा करती थी। उससे फिर किसको फ़ायदा मिलता था, व्यवसायियों को फ़ायदा मिलता था। फिर हम बात करते हैं भूस्वामी के प्रकारों की। भूस्वामियों के प्रकार यानी कि जो कानूनी संबंध थे ज़मीन के साथ,
वो किन किन के थे। तो यहाँ पर बात करते हैं हम, दो प्रकार के साहूकार या भूस्वामी पाए जाते हैं। जो पहला है वो है जमींदार या तालुकदार, जो कि पुराने भूस्वामी थे, जो 1793 से चले आ रहे थे। दूसरे हैं सूदखोर साहूकार व्यापारी तथा अन्य। जमींदारों के क्षेत्र में जिन लोगों ने दूसरे प्रकार का भूस्वामित्व हासिल किया था वे बिचौलिए कहलाते थे। जैसे कि आपको पता ही है कि क्या हुआ था कि जो जमींदार लोग थे, इनके पास इतना पैसा आ गया कि वो उस गांव को छोड़कर वो कहीं और रहने लगे, उस क्षेत्र को छोड़कर वो मतलब विकसित क्षेत्र में रहने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपनी जमींदारी प्रथा थी वो किसी और बंदों से, उस किसी और बंदों के थ्रू वो टैक्स कलेक्ट करवाने लगे, वहाँ से कर लेने लगे, जमींदारों से वही जमींदारी लेने लगे उनसे। तो उस तरह से उनसे एक नए वर्ग का मतलब उदय हुआ, बिचौलियों का। तो बिचौली लोग क्या करते थे, लोगों से कर वसूलते थे। वो मतलब कि क्या है, मनमानी करते थे। जैसे कि आपने देखा कि अगर अंग्रेजों ने बोला है कि सभी से मैं 10% कर लूँगा, ये मतलब आंकड़े सत्य नहीं है, मैं बस ऐसे मान के चल रहा हूँ कि मान लो अगर बोल दिया अंग्रेजों ने 10% आपको टैक्स लेना है, तो जमींदार क्या करेंगे, जो किसान है उनसे 15% टैक्स या 12-16 जो भी है मतलब बढ़ा के बोलेंगे, कुछ अपने लिए रखेंगे। तो ऐसे ही जब ये इन्होंने अपनी जो पावर है वो किसको दे दी, बिचौलियों को। तो ये बिचौलिए का उदय हो गया। तो बिचौलिए को बोलते थे, जैसे अंग्रेजों ने बोला 10%, इन्होंने बोला 15%। तो जो बिचौलिए थे, बिचौलिए क्या करते थे कि भाई हमें 20% टैक्स चाहिए। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें मतलब एक नए वर्ग का पैदा हो गया, उनके आय के संसाधन हो गए इस वर्ग के। तो ऐसे कर करके लोगों ने मतलब कि अपने एक नए वर्ग को जन्म दिया। जैसे कि आपको पता ही है, ये उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के विभिन्न भागों में मौजूद थे। कुछ भूस्वामी जमींदारों ने अपनी सुविधा के लिए पैदा किए। जमींदारों ने अपनी सुविधा के लिए इसलिए पैदा किए कि जमींदार के पास इतने पैसे हो गए थे, अब वो जाना नहीं चाहते थे, किसी से मगजमारी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जब जाएगा तो किसी किसान की ज़मीन खराब हो गई है या वो हो गया है, तो वो उन्होंने क्या किया, लोगों से मतलब बीच में बिचौली लिए और उनसे ये कर वसूलना शुरू करवा दिया गया। और ज़मीनें बटाई पर दी जाती थी छोटे किसानों को, जिसे बटाईवार कहलाते थे। और इसके बाद हम बात करते हैं भूमि सुधार और उनके परिणाम। तो भूमि सुधार और उनके परिणाम क्या हुए। जब देश आज़ाद हुआ तब देश में बिचौलिए किस्म के भूस्वामों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। और जैसे कि आपको पता ही है कि जब 1793 में कोई प्रथा शुरू हुई है, जमींदारी प्रथा, वो धीरे धीरे चल के क्या बन गई है, एक बहुत बड़ी मतलब उनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा आ गए हैं, उनके पास जो आर्थिक स्थिति है उनकी बहुत अच्छी हो गई है और अब वो काम करना नहीं चाहते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, अपने नीचे बिचौली लगा ली है, जिससे क्या हुआ कि उनकी संख्या धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। धीरे धीरे क्यों बढ़ने लगी, पहले जो ये कर था, ये वसूली थी, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में की जाती थी। फिर ये धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगी, जैसे रेतवाड़ी के रूप में, स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी, ये अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग तरह की, जैसे उनके जोतों के आधार थे, जैसे उनके खेती की उपज थी, उस हिसाब से ये करने लगे, फिर इसमें सुधार भी करने लगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, इसमें असमानताएं बहुत बढ़ गई थी। बहुत से जो लोग थे बिचौलिए वो पैदा हो गए थे। इसीलिए जो महात्मा गांधी जैसे देश के शीर्ष नेताओं ने आज़ादी के तुरंत बाद भूमि सुधार कानून बनाने और विशेष जोर दिया, क्योंकि जो गांधी जी थे वो किसानों से जुड़े हुए थे, वो उनकी समस्याएं सुनते आ रहे थे। और वो जो किसान लोग थे वो किन से परेशान थे, जमींदारों से परेशान थे। तो 1950 में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और सबसे पहले जो भूमि सुधार कानून लागू किए गए वो यूपी में किया गया, यानी उत्तर प्रदेश में, जो कि हमारे भारत का बड़ा प्रांत है। इसका उद्देश्य था कि जमीनों पर उन किसानों को हक दिलवाना, यानी कि हक दिलवाना, उनको हल दिलवाना, मतलब वो हल का मतलब है कि जो किसान जिससे अपनी खेत की जुताई करते हैं, और इस प्रकार खेती बाड़ी करने वाले लोग जमीन के स्वामी बने। इसके बाद हम बात करते हैं 1950 में जमींदारी प्रथा समाप्त होने के अनेक महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। कि इसमें देश के नए वर्गों का जन्म हुआ, जैसे बिचौली और जमींदारों की तरह ही ये जमीन के मालिक घोषित कर दिए गए। आरंभ में जमींदार अपनी जमीनों की जुताई करने वाले लोगों को लीज पर उठा दिया करते थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश राज्य में जमींदारी प्रथा समाप्त हुई तो सरकार ने केवल जमीनों पर जमींदारों को मालिकाना हक दिया जिस पर वो स्वयं खेती कर रहे थे। मतलब देखा जाए तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन जमींदारों को ही जमीन
का हक दिया जो अपनी ज़मीनों पर खेती कर रहे थे। ऐसा नहीं कि जमींदार कहीं और है और ज़मीन उसकी गांव में है तो उसको नहीं दिया, वहाँ पर जो खेती कर रहा है उसी को उनकी ज़मीन का हक दिया गया था। इस प्रकार आज़ादी के बाद जो भूमि सुधार लागू हुए, जिनके नाम ज़मीनें हुई, उन्हें भूमिहर कहा गया। मतलब जो भूमि सुधार से जो जिन लोगों को लाभ मिला उन्हें भूमिहर कहा गया। परंतु किसान भूमि सुधार कानून लागू होने से पहले खेतों में केवल जुताई का काम किया करते थे, उन्हें उनकी ज़मीनों से हटा दिया गया और उनमें से ज़्यादातर भूमिहर और खेती मजदूर बन गए। इससे किसानों में अफरा तफरी मच गई। परंतु कुछ किसान ऐसे थे जो जमींदारों की ज़मीन पर कब्जा जमाए रहे और ज़मीन की सीलिंग हुई तो उन्होंने ज़मींदारों से थोड़े से पैसे देकर अपने नाम करवा लिया। इससे बहुत कम दरों पर इन किसानों को ज़मीनें मिल गई। इस प्रकार किसानों का एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ जिसने खेती करना अपना व्यवसाय बना लिया। उसके बाद अब बात करते हैं कि इस प्रकार से जो आज़ादी के बाद भूमि सुधार लागू किए गए वो किसानों के साथ न्याय नहीं कर सके और किसानों को एक ऐसा वर्ग पैदा नहीं हो सका जो सामाजिक और आर्थिक रूप से समान हो। तो इसमें वही आर्थिक राजनीतिक तो आपको पता ही है सब। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक और जो राजनीतिक विकास के बारे में। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, जब लोगों के पास खेती होती है तो उपज होती है, उससे क्या होता है, उनको आर्थिक प्रगति होती है। आर्थिक प्रगति होती है तो उनका विकास होता है। विकास होगा तो समाज में उनकी आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक उत्साह बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ, जमीन ज़्यादातर ज़मींदारों के पास ज़मीनें बची ही नहीं थी, जो बची हुई थी वो कम हो गई। तो उससे क्या हुआ कि तो ज़मींदारों के पास जब ज़मीन बची ही नहीं तो उनका जो गाँव में एक पकड़ हुआ करती थी, जो उनमें कर वसूलते थे, जो उनको पैसा मिलता था, फ़ायदा होता था, तो वो हो गया आर्थिक। मतलब जो उनका अर्थ था, यानी कि जो उनका धन था, जो उनका कर था, वो सब क्या हो गया, बंद हो गया। वहाँ से आना उनको मिलना बंद हो गया, जैसे 1950 में भूमि सुधार लागू किए थे। फिर राजनीतिक मतलब एक, जैसे कि कोई भी आदमी गांव से कर वसूलता है तो उसके गांव में पैठ हुआ करती थी कि भाई मैं ये बोलूँगा कि आप को ऐसे करना है, इतना कर देना है। तो मतलब लोग उसको एक तरह से मुखिया से ऊपर दर्जा देने लग गए थे, क्योंकि मुखिया की तो कोई पहुँच, मतलब प्रधान जो थे उनका तो कुछ महत्व रहा ही नहीं था, क्योंकि सब जो ज़मीनें थी वो किसके अंडर चली गई थी, ज़मींदारों के अंडर। तो उसकी जब से ये ज़मींदारी व्यवस्था को बंद किया गया तो उसकी राजनीतिक जो छवि थी वो भी कम हो गई। फिर जो उसमें समाज में, जैसे कि बताया, उसको एक समान, उच्च सम्मान मिला हुआ था, क्योंकि अब उनको पता है लोगों को कि जमींदार आ रहा है। तो जो किसान लोग थे उनको उनसे बहस करके कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं था, क्योंकि उनको जान भी गंवानी पड़ सकती थी। क्योंकि अगर मान लो वो जाकर ये कोर्ट कर दे कि ये किसान मतलब वो नहीं दे रहा है, तो उनको अंग्रेज़ों ने पावर दी हुई थी, वो उनकी ज़मीनों की नीलामी कर सकता था, क्योंकि उनका मालिकाना हक था ही नहीं ज़मीनों पर, जो किसान थे। तो इस तरह से उनकी उच्चता बनी हुई थी, उनको उनकी गुलामी करनी पड़ती थी किसानों को। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो किसान लोग थे वो जमींदारों की जो ज़मीनें हुआ करती थी, 50 टुकड़ी 60 टुकड़ी जो भी है, उस पर जाकर के भी वो मजदूरी करते थे। पहले वो जो उन्होंने ज़मीनें ली हुई है जमींदारों से उन पे करेंगे, फिर जमींदारों की जो ज़मीनें हैं ज़्यादा, उस पर भी उनको खेती करनी पड़ती थी, जो निःशुल्क हुआ करती थी, जिसपे उन्हें कुछ नहीं मिल पाता था या बहुत कम मजदूरी मिलती थी। तो इसी तरह से जैसे कि आपने देखा कि किसानों की स्थिति में बहुत से उतार चढ़ाव आए। फिर उसके बाद करते हैं किसानों की परिसंपत्तियाँ, यानी कि यह बात करते हैं जो अंग्रेजी शासन ने लागू किया था भूमि व्यवस्थाओं में, वो एक व्यवस्था रेतवाड़ी भी थी। रेतवाड़ी का जो व्यवस्था थी वो मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी में 19वीं सदी में लागू की गई थी। ये रेतवाड़ी जो व्यवस्था है ये 19वीं सदी में लागू की गई थी। और जो पहली वाली व्यवस्था जो हमने बताया आपको, वो 1793 में किसने लागू की थी, कॉर्नवालिस ने लागू की थी। तो इसमें हम बात करते हैं रेतवाड़ी में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यह व्यवस्था होती क्या है। तो यह व्यवस्था, जो किसान खेती कर रहे हैं उसका स्वामित्व उस जमीन पर दे दिया गया। जैसे कि मतलब वहाँ पर ऊपर वाली जो हमने पढ़ा उसमें किसके पास था, वो जमींदारों के पास था। ये किसके पास था, रेतवाड़ी किसके पास थी, जो खेती कर रहे हैं किसान उनके पास थी। दूसरी बात करें तो जो खेती करने वाले किसान थे उनको सरकार को कर देना पड़ता था, यानी कि उन्हें जमींदारों को कर नहीं देना पड़ता था। यह जो बंदोबस्त था वो स्थायी नहीं था। स्थायी का मतलब ये है, अगर मान लो आपकी फसल खराब हो गई
तो आपको ऐसे फोर्स नहीं किया जाएगा कि भाई आपको मतलब 50% या 60% अपनी फसल का देना है, ऐसा ज़रूरी नहीं था। इसमें कुछ उतार चढ़ाव हुए। इसके बाद किसानों का भूमि स्वामित्व जारी नहीं रहा। खेती करने वाले किसानों को उन राज्य सरकारों के सीधे अधीन कर दिया गया जिनमें किसान आते थे। राज्यों ने जमींदारों का दबाव देने वाली भूमिका समाप्त कर दी गई। नए बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों का एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया जिसने जमीन की जिनके लिए जमीन एक संपत्ति थी। लेकिन जमीन पर इन किसानों को इतनी ऊंची दर पर लगान देना पड़ा कि छोटे छोटे किसान बुरी तरह से कर्ज में और सूदखारों की चपेट में आ गए और फिर उन्हें कर्ज देने के लिए अपने जमीन तक गिरवी रखनी पड़ी और वो कर्ज में डूब गए। अब जो किसान खेती के स्वामी थे आपस में मतभेद और असमानता की स्थिति पैदा हो गई। मतलब यहाँ पर देखोगे कि जब असमानताएं बढ़ती है तो मतभेद भी बढ़ता है, मतभेद बढ़ता है तो दंगे फसाद भी होते हैं। तो और उससे मानसिकता जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ता है। जो किसान कर्ज में दबे हुए थे वो उनके ऊपर कर्ज बढ़ते चले गए। उनका सामाजिक और आर्थिक कद था वो छोटा होता चला गया। मतलब जो जिन्होंने पैसे दिए उनका कद बढ़ाता चला गया। उसके बाद वो जो लोग थे वो किसानों पर अपना मतलब कब्जा जमाते चले गए और उससे क्या हुआ कि जो किसान थे उनका जो खेती पर कब्जा था वो छूटता चला गया। दूसरा क्या था कि उनका जो सामाजिक और आर्थिक कद था वो जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो उसका कहाँ सामाजिक अर्थ कद रहेगा, वो भी छोटा हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में छोटे किसान इसके शोषण के शिकार हुए और जीवन तर्क बन गए। उनमें से ज़्यादातर या तो बड़े किसान के खेतों में हल चलाकर अपना गुजारा करने लगे या अथवा खेती हर मजदूर बन गए। जैसा कि आपको पता है कि जो साहूकार और व्यापारी थे उसने बहुत से लोगों की ज़मीन हड़पने का काम किया। जैसे कि जब कर्जे के लिए पैसे नहीं रहते थे किसानों के पास तो वो सूदखोरों, साहूकार और व्यापारियों के पास जाते थे, अपनी ज़मीन बेच देते थे। और इससे क्या हुआ कि उनके पास इतनी ज़मीनें हो गई कि मतलब जो उनका एक समूह था वो किसान संपन्न कृषकों के रूप में उदय हो गया। उसके बाद बात करते हैं जो अमीर या संपन्न किसान, जिसके पास भू संपत्ति या स्वामित्व हासिल कर लिया था जिन लोगों ने, वो क्या थे, मतलब कि उच्च लोग थे, उच्च किसान थे, यानी कि अमीर और संपन्न किसान थे। और जो ये लोग थे वो स्वयं अपने हाथ से खेती नहीं करते थे। कृषि मजदूरों अन्य तकनीकों का उपयोग करके व्यवस्थित ढंग से खेती करवाई जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमीर किसान हुआ करते थे उनके पास उपजाऊ जमीन हुआ करती थी। जो गांव की सबसे उपजाऊ जमीन है वो हुआ करती थी। मध्यम वर्गीय किसान है जिनके पास कम जमीनें होती थी। दूसरा फिर इनके पास जो तकनीकें थी वो अमीर किसानों से थोड़ी कम थी और इनकी जो पैदावार थी वो अमीर किसानों के पैदावार की अपेक्षा थोड़ी कम हुआ करती थी। तो इनका मतलब परिवारजनों का गुजारा हो सकता था। फिर बात करते हैं गरीब किसानों की। तो इस श्रेणी में वो किसान आते थे जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन थी, जोतों का आकार छोटा था या ज़मीन मतलब बंजर भूमि हुआ करती थी या फिर पथरीली ज़मीन हुआ करती थी। इनको पेट भरने के लिए कृषि के लिए मतलब मजदूरी तो करना ही पड़ता था इनको। मतलब दूसरों के खेतों में भी जाकर के काम करना पड़ता था। इनकी पैदावार इतनी नहीं हो पाती थी, उन्नत उपकरण नहीं थे, उन्नत बीज नहीं थे, तो इनको अपनी आजीविका चलाने के लिए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था। इस वर्ग में आने वाले किसान की संख्या बहुत अधिक थी और किसान खेतों पर मालिकाना हक रखने वाले किसानों के द्वारा भारत में इस वर्ग में आने वाले किसानों की संख्या बहुत अधिक है। खेतों पर मालिकाना हक रखने वाले किसानों के द्वारा भारत में खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार में खेती बाड़ी के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो हरित क्रांति आई थी उससे भारत के अंदर जो नॉर्थ रीजन है उसमें जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जो दक्कन की बात करें तो कर्नाटक और बिहार में थोड़ा बहुत हुआ था। तो ये हरित क्रांति का बहुत फ़ायदा उठाया इन्होंने। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति मतलब कृषि में एक सुधार लाना था और इसमें उन्नत हथियार, उन्नत किस्म के उपकरण, उन्नत मशीनें, उन्नत बीज जो लेकर आए थे जिसका फ़ायदा इन्होंने उठाया और सरकार ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। तो अब हम बात करते हैं हरित क्रांति की। तो आज़ादी के बाद भारत को खाद्य पदार्थों की कमी का सामना करना पड़ा। जैसा कि आपको पता ही है कि जब भारत के अंदर भारत को आज़ादी मिली तो भारत में कृषि से लोगों की जो खाद्य पदार्थ है उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती थी। इससे बड़ी संख्या में लोग अधपेट या खाली पेट
सोने पर विवश हुए, रहने पर विवश हुए। खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन के क्षेत्र में किसानों ने जागृति लाने के लिए 60 के दशक में भारत सरकार ने हरित क्रांति योजना लागू की। 1960 के अंदर भारत सरकार ने क्या किया कि हरित क्रांति लागू करने की योजना लेकर आई, मतलब 60 के दशक की बात कर रहा है। तो इस योजना के तहत अधिक पैदावार लेने वाले कार्यक्रम लागू किए गए, जैसे सघन कृषि विकास योजना लागू की गई। पैदावार कम होती तो पैदावार बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ योजना लेके आए। फिर अधिक पैदावार संभव थी और वहाँ अधिक उत्पादन, जहाँ पर उनको लगा कि यहाँ पर अधिक पैदावार हो सकती है, वहाँ पर उन जगहों को चिन्हित किया और वहाँ पर अधिक उत्पादन के प्रयास किए। इस योजना के अंतर्गत किसान को उत्तम बीज, उर्वरक, पेस्टिसाइड जो भी है, खाद वगैरह, बीज वगैरह और कीटनाशक दवाइयाँ उनको मिलने लगी, जिससे कि देश में जो किसानों की उत्पादक क्षमता थी वो बढ़ी। और दूसरा जो जाता है खाद बीज हो गया, फिर फसल को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो फसल को पानी के लिए नहरों का जाल बिछाया गया, जमीन से पानी निकालने वाले ट्यूबवेल और जल पंप लगाए गए। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके गांव में ट्यूबवेल है, नहरें भी आती है जो, और पंप भी लगाए गए, जिससे कि क्या है कि पानी की आपूर्ति की गई। इस योजनाओं के कारण देश में कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने आगे बढ़कर इस योजना का लाभ उठाया। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कृषि उत्पादन करके दिखाया। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में सबसे जो ज़्यादा हरित क्रांति का फायदा लिया तो किन स्टेटों ने लिया, वो पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश ने लिया। और इन्होंने, ऐसा बात नहीं है, इस हरित क्रांति का फायदा भी उठाया और जो एक रिकॉर्ड था उसको भी कायम किया कि उत्पादन की दृष्टि से। यद्यपि आरंभ में अच्छी पैदावार की योजनाएं प्रयोग के तौर पर लागू की गई थी, परंतु इसके अच्छे परिणाम आए तो पूरे देश के किसानों ने, हर तरह और हर वर्ग के किसानों ने इसमें रुचि लेना आरंभ कर दिया। जैसे कि आपको पता ही है, कोई भी योजना आती है तो उसमें स्टार्टिंग में गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है और गवर्नमेंट मतलब एक पुश देती है किसानों को, या जिस भी तरह की पॉलिसी है उससे लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को एक पुश करती है कि वो इसमें मतलब इन्वेस्ट करे, इसमें उत्पादन करे। तो जैसे कि आपने देखा ही है कि स्टार्टिंग में जो पैदावार की योजनाएं और योजनाएं प्रयोग के तौर पर लागू की गई थी कि अगर हम उन्नत खाद बीज लेके आए, कृषि में ऐसा करें, चिन्हित करें, वहाँ पर ये बीज बोए, वहाँ पर पानी अगर अच्छा दे तो मतलब कैसी पैदावार आ सकती है। तो उनको पता ही था कि जो उनके परिणाम आए थे वो अच्छे आए थे। परंतु जब अच्छे परिणाम आए तो जो हर वर्ग के किसान थे, छोटे किसान थे, बड़े किसान थे, उन्होंने इसमें रुचि लेना आरंभ किया। क्योंकि अगर मतलब मान लो एक पड़ोस है, पड़ोस में दो लोग रहते हैं, एक के खेत में 60 मन, मतलब ये मान लो आप 25 से 26 क्विंटल अनाज हो रहा है, एक के खेत में 50 क्विंटल अनाज हो रहा है, सॉरी 30 क्विंटल अनाज हो रहा है। तो वो जो जिसके में मतलब इन दोनों से कम अनाज हो रहा है वो अप्रोच बनाएगा और पूछेगा भाई आप लोग मतलब ऐसा क्या करते हैं, हमारी खेती तो आसपास ही है, तो आप मतलब क्या पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, आप किस बीज को यूज़ करते हैं जो आपकी मतलब कि पैदावार अच्छी हो रही है। तो इस तरह से किसानों ने अप्रोच बनानी शुरू की और इसमें रुचि लेना आरंभ कर दिया था। वे उन्नत खेती और अच्छी पैदावार के लिए प्रशिक्षण लेने लगे और देखते ही देखते नई तकनीक की खेती का दौर शुरू हो गया। किसान आगे बढ़कर ट्रैक्टरों को खरीदने लगे, नए हलों का यूज़ करने लगे, जिसमें मतलब जो ट्रैक्टरों की सहायता से चलाए जाते थे। थ्रेशरों का इस्तेमाल किया गया। अब जो अनाज निकालने के लिए जो पौधे होते हैं उसे अनाज निकालने के लिए, दाल निकालने के लिए थ्रेशरों का यूज़ करने लगे। पहले वो हाथ से ऐसे उछाल के करते थे जिसमें काफ़ी टाइम लगता था। और देश में जो हरित क्रांति थी वो बहुत ही सफल हुई। खाद्यान्न उत्पादनों में देश आत्मनिर्भर हो गया। मतलब अब देश को बाहर से कोई भी खाद्यान्न उत्पादन मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी। समाज में इससे भारी बदलाव आया। किसानों में अब तक जो असमानता बनी हुई थी उसमें और वृद्धि हो गई। जैसा कि आपको पता ही है कि उन्नत खेती करके कुछ किसान जो थे वो बहुत आगे चले गए और जो किसान इसमें बाद में जुड़े वो थोड़े मतलब कि कम उन्नत हो पाए, और जो बिल्कुल ही इन संसाधनों को नहीं अपना पाए, चाहे वो उन तक वो सुविधाएं पहुंच पाई या उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, वो बिल्कुल गरीब हो गए। अंतिम परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में कृषि मजदूरी करने वाले भूमिहीन किसान बड़े किसानों की खेती पर निर्भर होकर रह गए सिर्फ। इसके बाद हम बात करते हैं कि आज की स्थिति की बात करें तो जो संपन्न किसान न केवल छोटे किसानों
कृषि मजदूर और कामगारों के लिए अन्नदाता बने हुए हैं, अपितु वे देश के नेतृत्व में भागीदारी कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े संगठन बना रखे हैं, जैसे कि अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन, काश्तकारी संगठन। ऐसे कुछ संगठनों का उदय ब्रिटिश शासनकाल में ही हो गया था। लेकिन जैसे कि बंगाल में बंगाल जमींदार एसोसिएशन, बिहार में बिहार जमींदार एसोसिएशन, उड़ीसा में उड़ीसा जमींदार एसोसिएशन। भारत के इन संगठनों ने भारत के स्वाधीनता संग्रामों में भी विशेष योगदान दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन में इस संगठनों की भी भारी भूमिका रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आज़ादी के बाद जो किसान संगठन भारत में मौजूद थे, उनमें राष्ट्रीय स्तर पर किसान शामिल है। छोटे बड़े और मंझले किसान प्राय इनके सदस्य हैं। इन संगठनों का नेतृत्व अधिकतर संपन्न किसानों के हाथों में रहता है। फिर बात करते हैं जोतदार की। जब ब्रिटिश हुकूमत ने जमींदारी बंदोबस्त लागू किया तो जमीनों के मालिक किसान जमीनों से बेदखल हो गए। उसके बाद मात्र जोतदार से ही ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था के तहत कर वसूलने लगे। जो दो जोतदार भारी कर चुकाने में असमर्थ रहे, उन्हें जमीनों में खेती करने से हटा दिया गया और उनका स्थान उन लोगों ने ले लिया जो प्राय किसान नहीं थे, जिनका हमने भूमिहर के रूप में जिक्र किया है कि वो भूमिहर थे और उनको भूमि मिल गई और उनको फिर उसके बदले में कर देना पड़ता था। इस प्रकार से जमींदारी क्षेत्र में ब्रिटिश शासनकाल में दो तरह के जोतदार बन गए। एक वे जोतदार जो जमींदारों के अधीन कार्य करते थे और दूसरे वो जो लीज पर जमीन ले लेने वाले लोगों के अधीन उनके खेती करते थे। लीज पर जमीन लेकर खेती करने वालों के खेतों में जो जोतदार काम करते थे, वे एक तरह से उप जोतदार बन गए और बंगाल में इन उप जोतदार के अधीन भी खेती में काम करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लोग तैयार हो गए। इस प्रथा जोतदार के नीचे जोतदार बनाने वाली व्यवस्था को उपजोतदारी अथवा अधीनस्थ किराएदारी नाम दिया गया। इन जोतदारों की संख्या और श्रेणियों में वृद्धि केवल जमींदारों के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रही थी। रेतवाड़ी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में भी, जहाँ खेती करने वाले किसानों के मालिक घोषित कर दिए गए थे। जैसे जैसे देख रहे हैं आप, ये मतलब एक वर्ग के रूप में और धीरे धीरे करके ये जोतदार के रूप में और उप जोतदार के रूप में, मतलब बड़े जोतदार, फिर उनके नीचे जो जोतदार काम करते थे उनको उप जोतदार, फिर उनके साथ मिलकर जो काम करते थे वो सह जोतदार या बटाईदार नाम दिए जा चुके थे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं उप जोतदारों को जमीनों से बेदखल किया जा सकता था। सह जोतदार केवल जमींदारों के दया पर पल रहे थे। जब तक जमींदार चाहें वो सहजोतदार रख सकते थे। वे खेतों पर फसल उगाते थे तो पैदावार का आधा हिस्सा ले लिया करते थे। जोतीदारी संशोधन, जोतदार संशोधन, जैसा कि भूमि सुधार देखा आपने, इसी तरह से जोतदार संशोधन भी है। जोतदारी कानून में सुधार करना भूमि संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए बहुत आवश्यक था। इसके अंतर्गत दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले व्यक्ति को जमीन के मालिक को किराए के रूप में कितनी रकम देनी होगी, यह और कितनी अवधि तक वो अपने पास रख सकता है, मालिकाना हक उसे किन शर्तों अथवा हालात में दिया जा सकता है, यह सब जोतदारी संशोधन कानून बनाया गया कि कब तक अगर आपने जोतदारी ली हुई है किसी किसान से तो आप कितने टाइम तक उसकी ज़मीन को रख सकते हो, कितनी उसको उपज देनी होगी और कितना अगर आपको वो ज़मीन खरीदनी है, तो उसके नियम इन्होंने बनाए। तो इसमें बहुत सारी खामियां थी और जिससे क्या है कि ज़्यादातर लोग वो फ़ायदा उठा गए जिनके पास पैसे होते थे और जिनके रसूख थे। जमींदारों के उन जमीनों पर जोतदारों ने मालिकाना हक हासिल कर लिए जो जमींदारों की निजी जोत में शामिल नहीं थी। इन जमीनों को खुदकास्ट जमीनों की श्रेणी से बाहर रखा गया। ऐसी उपजोतदार जो काफ़ी हद तक जमीनों पर मालिकाना हक प्राप्त करने में, जमीनों पर कब्जा करने में सफल हो गए। अतः हम बात करते हैं कृषि मजदूर की। जैसे कि आपको पता ही है कि जो कृषि मजदूर की अगर हम बात करें तो भारतीय गांवों में कृषि उत्पादन के क्षेत्रों में खेतों में काम करने वाले वर्ग है जो दूसरे के खेतों में काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे कि आपने गांव में आज भी देखा होगा कि जो गांव में लाइन बिछाते हैं हम, पानी पाइप की जो पानी डालते हैं या नहरों से पानी आ रहा है या खुला पानी चल रहा है तो उसमें जो कुल बदलते हैं, कुल बदलने का मतलब है कि बड़ी चौड़ी नाली बना देते हैं, उसमें खेतों की एक मेड़ बना देते हैं। उससे जैसे कि इस वाली मेड़ में पानी देना है तो उस कुल को, मतलब उस मिट्टी के टिल्ले को हटा देते हैं तो उसमें पानी चला जाता है, बाकी बंद रहते हैं। ऐसे करके मतलब वो काम करने वाले लोग भी रहते थे। फिर खेतों के अंदर जो कटाई के समय में काम करने वाले, फिर खेतों के अंदर बुआई करने वाले लोग, और ऐसे लोग मतलब जो भूमिहीन किसान थे उनका पुनर्वास भी हुआ। जैसे कि लोग विस्थापित भी हुए, जैसे भारत के ईस्टर्न रीजन से लोग आकर के, जैसे बिहार, यूपी, वेस्टर्न यूपी से लोग आकर के जो बड़े किसान हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर आकर के काम करते हैं। ये खेती के टाइम पर ही आते हैं, फिर उसके बाद ये अपने घर पे चले जाते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा कि इनकी जो आजीविका रहती है वो पूरी मतलब इन पर टिकी रहती है। और
उसके बाद हम बात करते हैं जो स्वाधीनता आंदोलन है, कृषि से जुड़ा हुआ जो है, उस पर बात करते हैं। संविधानता के बाद भूमि सुधार कानून लागू किए गए। उन्होंने भारत में कृषि मजदूरों की दिशा को सुधारने में कोई भूमिका नहीं निभाई। सरकार ने सहकारिता के आधार पर उन्हें बंजर जमीन पर बसाने की योजना अवश्य बनाई। 1972 में बंधक मजदूरी को भारत में कानूनी समाप्त कर दी थी, लेकिन अनेक संचालित संस्थाएं और सामाजिक संगठन देश भर में बंधुआ मजदूर प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने में लगे हुए हैं। और फिर बाल मजदूरी, उसके बाद जो बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी अत्यधिक गरीब परिवारों की एक ऐसी मजबूरी है जो उस समय से निकल नहीं पा रहे थे। जिंदा रहने के लिए जब कोई उपाय नहीं बचता तो लोग किसी भी शर्त पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे उसे शारीरिक श्रम ही क्यों ना करना पड़े, चाहे उसे बर्तन मांजने पड़े, मतलब वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि पेट की भूखी इतनी बड़ी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कारीगर की। कारीगर के तो आपको पता ही है, जैसे कि लोहार, कुम्हार, तेली, नाई आदि भारत के सामाजिक व्यवस्था का बड़ा योगदान रहा है। ब्रिटिश लोग काल में ये लोग एक दूसरे से अपनी मतलब सामानों को बेचा करते थे, और गांव में इनकी जो प्रतिभा थी कारीगरों की वो बहुत ही प्रभावशाली रही है। ये असंगठित है और काम की इसके बाद हम बात करते हैं कारीगर प्रतिभा की दृष्टि से अनेक तरह के हैं, और अच्छे पढ़े लिखे और प्रशिक्षित है, कम पढ़े लिखे और उच्च दर्जे के, इनमें सबको एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसके बाद है हमारा ये यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं जोतदार किसानों की परिसंपत्ति। इसी तरह से हमारे टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।